हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान की ज्योग्राफी पार्ट जो है ज्योग्राफी पार्ट को देखेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट 4 नंबर, लगभग 4 नंबर का ही पूछा जाता है। तो 4 या 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का, लगभग 4 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे और वो हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके क्लास और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छी तरीक़े से देखिएगा और इसको बार बार रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर बताएंगे डिटेल से क्या कब कैसे है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है, चावल की फसलों के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। यानी आपको बताना है कि चावल फसल के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, कितना पानी चाहिए, मौसम कैसा होनी चाहिए और कैसी बुआई होनी चाहिए, किस मिट्टी में अच्छी गेहूं की फसल होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चावल उत्पादन के लिए आप जो ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक है वो पेज नंबर 78 में आप जाइएगा तो चावल उत्पादन से संबंधित जो भौगोलिक दशा है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया हुआ है कि धान से चावल बनाया जाता है, ये सबको पता है। धान एक मानसूनी खरीफ फसल है और इसकी भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। तो छोटी छोटी बात आप लोग को पता भी होगी कि धान जो है वो चावल जो एक खरीफ फसल है और धान से ही चावल बनती है। भौगोलिक दशा ये है, पहला कि धान उत्पादन के लिए या चावल उत्पादन के लिए जो तापमान होनी चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। दूसरा है वर्षा, और वर्षा की बात करें तो 125 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, यानी एक वर्ष में अगर 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में चावल उत्पादन बहुत अच्छी होती है और वह क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सिंचाई के लिए आप समझ में आ गया, तापमान समझ में आ गया कि तापमान हम कितना होनी चाहिए। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। और वर्षा और सिंचाई के लिए बात करें तो वो 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तक होनी चाहिए। वैसे तो हम लोग जहाँ वर्षा नहीं भी होता तब भी ज़बरदस्ती जो है खेत की सिंचाई जो है पंपिंग सेट से या नहर से या नदी से करके खेती कर लेते हैं। लेकिन असल में अगर खेती है चावल उत्पादन के लिए तो जहाँ वर्षा 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होता हो उस क्षेत्र के लिए चावल उत्पादन ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अगला है समतल, यानी जब हम लोग धान की रोपाई करते हैं तो उसकी समतल जो जड़ जो है वो कम से कम पानी से भीगा होना चाहिए और नमी होना चाहिए। अगला है कि ये चावल उत्पादन जो है वो दोमट मिट्टी के कई प्रकार हम बता चुके हैं, कुल 6 प्रकार वगैरह भी है, और लेकिन सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी में चावल का उत्पादन जो है बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आपको उस क्षेत्र में चावल उत्पादन में आसानी हो जिस क्षेत्र में आपको सस्ते मजदूर भी चाहिए। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है चावल उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं में कि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। दूसरा रोमन अंक में लिखना है कि वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है वो 125 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तीसरा जो है सस्ते मजदूर होनी चाहिए। चौथा जो है वो जिस क्षेत्र में हम फसल की खेती कर रहे हैं उसकी मिट्टी हमेशा नमी होनी चाहिए। अगर उसके जड़ में पानी नहीं होगा तो वो फसल सही से नहीं होगा। तो इस तरह 5-6 टॉपिक जो लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर 4 नंबर लगभग मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रफल तो है लेकिन भारत में जो कृषि का उत्पादन बहुत निम्न होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कृषि नहीं हो पाता है, इसके क्या कारण है? तो इसके कई कारण दिए हुए हैं। भारत में जो कृषि की उत्पादकता में जो कमी होता है या कृषि उत्पादन सही से नहीं होता, उसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि यहाँ वर्षा जो है वो समय पर नहीं होता है। तो पहला टॉपिक में आपको लिखना भी है कि
वर्षा की अनिश्चितता, यानी वर्षा जब जिस सीजन में चाहिए, जैसे जब हम लोग खरीफ फसल लगाते हैं तो उस समय वर्षा का मौसम होता है, तो उस समय वर्षा नहीं होता है, जिसके कारण भी उत्पादकता जो है कम होता है। तो पहला पॉइंट हो गया वर्षा की अनिश्चितता। दूसरा कारण हुआ खेतों का अपखंडन। हम लोग का जो खेत है ना वो छोटे छोटे 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठे के टुकड़े में है, और टुकड़े में जो है हर आदमी अपने तरीके से खेती करते हैं। उसकी जो है बुआई जोताई या सिंचाई जो है अलग तरीके से होता है, तो खेतों का खंडन भी दूसरा कारण। तीसरा कारण है पूंजी का अभाव। हम लोग के पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम लोग उसको वैज्ञानिक तरीके से क्या बोलते हैं खेती कर सकें। हम लोग पुराने तौर तरीके से ही खेती करते हैं, पुराने बीज पुराने खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग के खेती में जो है उत्पादन सही से नहीं हो पाता। टाइम समय वही लगता है, मेहनत वही लगता है, लेकिन उत्पादन सही से नहीं होता। और चौथा कारण है अत्याधुनिक तकनीक का अभाव। हम लोग के पास वही बताएं कि हम लोग के पास पूंजी नहीं रहेगा तो तकनीक भी नहीं रहेगा, तो चौथा कारण हो गया तकनीक का अभाव। पहला कारण हो गया अनिश्चित वर्षा, दूसरा कारण हो गया कि खेतों का अपखंडन, मतलब खेतों का आकार का छोटा होना, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। तीसरा कारण हो गया आपको पूंजी का अभाव, और चौथा हुआ अत्याधुनिक मशीन का अभाव बोल सकते हैं, अत्याधुनिक तकनीक का अभाव बोल सकते हैं। तो इस आधार पर 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट पे अगर आप लिखते हैं थोड़ा थोड़ा 2 लाइन भी, तो आपको जो है नंबर मिल जाएगा। अब जैसे लिखा हुआ कि वर्षा की अनिश्चितता, भारत की जो कृषि है वह मानसून पर निर्भर है, ये सबको पता है। मानसून अगर अच्छी हुई तो कृषि अच्छी होगी, और मानसून अगर अच्छी नहीं होगी तो कृषि अच्छी नहीं होगी, ये लिख देना। उसके बाद है कि खेतों का अपखंडन। हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण जो खेते का टुकड़ा है 5 कट्ठा 2 कट्ठा, जो कि पहले बताए हैं कि कारण क्या होता है कि आरी धूल वजह कुछ ना कुछ ज़मीन छूट वगैरह ही जाते हैं और सही से उत्पादन वगैरह नहीं होता है। तीसरा कारण है पूंजी का अभाव। भारतीय जो हम लोग जो किसान हैं वो छोटे और सीमांत किसानी की संख्या सबसे अधिक है। बड़े किसान भी है लेकिन बहुत कम है, लेकिन छोटे और सीमांत किसान की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। इसलिए यहाँ जो है हम लोग वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं और वैज्ञानिक उपकरण का जो है प्रयोग नहीं करते, जिसके कारण खेती जो है वो फसल जो है वो यानी उत्पादन जो कम होता है। अगला है अत्याधुनिक तकनीक का अभाव। अत्याधुनिक तकनीक का अभाव ये क्या है कि विदेशों में जो खेती होता है मशीनों से छिड़काव होता है, मशीनों से सिंचाई होता है, मशीनों से बुआई वगैरह बहुत सारी बातें, लेकिन हम लोग के पास कृषि के लिए पैसे नहीं है। तो पैसे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, खेती हम लोग के इधर कैसे होता है कि हम लोग एक फसल करते हैं, उसी फसल को औने पौने दाम में बेचते हैं, फिर दूसरा फसल के लिए क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, औने पौने दाम बेच करके उसी को फिर दूसरे फसल में क्या करते हैं, उपयोग कर देते हैं। बीज का भी प्रयोग करते हैं तो हम लोग पुराने तरीके से करते हैं, खाद का भी सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो खास करके डुप्लीकेटों का तो भंडारा है। डुप्लीकेट जो है वो अपना पकड़ बनाए हुआ है, किसान को पता नहीं है कौन बीज कैसा है, क्या बोलते हैं, कौन सा खाद डुप्लीकेट है, कौन सा ओरिजिनल है, तो इसका भी कारण है। तो चारों कारण आप लिख दीजिएगा। तो भारत में जो है निम्न उत्पादन के कारण जो बताएंगे तो 4 कारण लिखिएगा। पहला हो गया आप अनिश्चित वर्षा, दूसरा हो गया आप खेतों का अपखंडन, तीसरा हो गया पूंजी का अभाव, और चौथा हो गया आपको आधुनिक तकनीक का अभाव। 4 कारण लिखिएगा तो आप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बड़ा क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। जिस तरह हम पहले प्रश्न बताए थे कि चावल उत्पादन के लिए तापमान कितनी होनी चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, सस्ते मजदूर मिलनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इस तरह ही हम लोग आएंगे। गेहूं के बारे में बात करें तो गेहूं की बात करें तो भारत में जो चावल जो है, यानी चावल जो है भारत का प्रथम खाद्यान्न फसल है, तो गेहूँ उसके दूसरे नंबर पर आता है। यानी हम कहा जाए तो गेहूँ जो है वो भारत का दूसरा खाद्यान्न फसल है, और यह लगभग भारत के सभी क्षेत्र में कम बेश होता है। गेहूं उत्पादन की बात करें तो दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है, और राज्य की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। चलिए हम भौगोलिक दशा के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तापमान की बात करें तो चावल में हम बोले थे कि 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उतना डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, मात्र 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान गेहूं के लिए कितना चाहिए, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। और पकते समय जब गेहूं पक जाता है तब चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और जब कटाई होता है उस समय चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वर्षा की बात करें तो चावल में हम बोले थे कि अब 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा मतलब साल में होनी चाहिए तो उपयुक्त मांगना जाता है। लेकिन गेहूं की बात करें तो यहाँ
50 से लेकर 100 सेंटीमीटर भी अगर वार्षिक वर्षा होता तो भी गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त है। मिट्टी की बात करें तो वहाँ बोले जलोढ़ मिट्टी चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त हो, लेकिन यहाँ जलोढ़ मिट्टी के साथ हल्की दोमट मिट्टी जो भी है उसमें भी गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छी होती है। तो आप तापमान की फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं, भौगोलिक दशा में तापमान जो है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए बुआई के समय, कटाई के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी या हल्के जलोढ़ या हल्के दोमट मिट्टी की बात करेंगे। उसके बाद वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग 5 नंबर में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है कि चाय उत्पादन में, क्वेश्चन कहता है क्या, चाय उत्पादन है इसमें, भारत में चाय उत्पादन के बारे में बोला गया है। हाँ, चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, भारत में चाय उत्पादन का क्षेत्र के नाम बताएं। यानी क्वेश्चन जो है पेज नंबर 77 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी चावल की फसल के लिए प्रयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करिए, ये भी समझाया गया है। दूसरा प्रश्न भी है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। तो 4 कारण में बता ही दिए, अनिश्चित वर्षा हो गया, खेतों का अवखंडन हो गया, और उसमें जो है क्या बोलते हैं पूंजी का अभाव हो गया, आधुनिक तकनीक का अभाव हो गया। ये 4 कारण हम बता चुके हैं। उसके बाद चाय उत्पादन की बात करें तो चाय के लिए कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है। भारत के सब क्षेत्र में तो चाय उत्पादन नहीं होता है, लेकिन कुछ क्षेत्र है जो चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त है, और वहाँ का तापमान, वहाँ की वर्षा, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ कैसे श्रम चाहिए, मजदूर वगैरह कैसे चाहिए, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बात करें तो चाय एक पेय पदार्थ है। चाय को हम पीते हैं, खाते नहीं हैं। और ये झाड़ी की कोमल पत्ती, झाड़ी वगैरह, चाय जो झाड़ी टाइप का होता है उसकी पत्तियों को तोड़ करके सूखा करके हम लोग चाय के रूप में जो है चाय के दाने के रूप में प्रयोग करते हैं। भौगोलिक दशा की बात करें तो चाय जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल। उष्ण मतलब होता है गर्मी वाले क्षेत्र, उपोष्ण मतलब गर्मी और ठंडी दोनों वाले क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ का तापमान की बात करें तो ये 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी चावल उत्पादन वाले जो क्षेत्र है वहाँ भी चाय का उत्पादन होगा। ठीक है, उसके बाद वर्षा की बात करें तो यहाँ भी वर्षा की आवश्यकता अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस क्षेत्र में वर्षा होगा उसी क्षेत्र में चाय का उत्पादन भी होगा। जिस तरह चावल की बात किए थे, तो चावल जो है 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर चावल उत्पादन के लिए वर्षा चाहिए। तो चाय उत्पादन की अगर बात करें तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक आर्द्रता होनी ही चाहिए वार्षिक। उसके बाद आर्द्रता, नमी की बात करें तो यहाँ आर्द्रता यानी उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है, श्रम की बात करें यानी मजदूर की बात करें तो उस क्षेत्र में क्या बोलते हैं चाय उत्पादन अधिक होता है जहाँ पे श्रम जो है, श्रम जो मजदूर जो है वो सस्ते दाम में मिलता हो, क्योंकि इसमें मजदूरी बहुत अधिक लगता है बुआई में, फिर उसको पालन पोषण में जो भी है, पत्ती को फिर काटने में, सुखाने में, फिर मिल तक पहुंचाने में, तो मजदूर को बहुत आवश्यकता होती है। तो उस क्षेत्र में जो है जहां सस्ता मजदूर मिलता है उस क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है। उसके बाद ये जो है चाय जो है ढालू नुमा भूमि पे ज़्यादा अधिक होता है, खास करके जैसे असम, दार्जिलिंग वगैरह की बात करें तो उस क्षेत्र में जो है पहाड़ी क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में चाय का उत्पादन अधिक होता है। उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो चाय उत्पादन क्षेत्र के बारे में भी टॉपिक दिया हुआ है। चाय उत्पादन की बात करें तो असम और पश्चिम बंगाल जो है चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त है क्षेत्र भारत में। दक्षिण की बात करें तो वो नीलगिरी पर्वत है। उत्तर पूर्व में हो गया आपको असम और पश्चिम बंगाल, और दक्षिण की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी, और पश्चिम की बात करें तो देहरादून, उत्तराखंड वगैरह जो भी है उस क्षेत्र में जो है, कश्मीर में भी होता है, ये सब क्षेत्र जो है चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो चाय की बात करें, फिर से हम रिपीट कर दें इस पर, चाय जो एक पेय पदार्थ है, और चाय तापमान की बात करें तो यह उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में चाय का उत्पादन होता है, और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। वर्षा की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। सस्ते मजदूर मिलना चाहिए उस क्षेत्र में, और आर्द्रता भी उच्च होनी चाहिए। उसके बाद भूमि जो है वह ढलाई नुमा होगा, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर ढलाई नुमा होता ही, और तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें तो उत्तर पूर्वी में 2 राज्य है, असम और पश्चिम बंगाल। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो है नीलगिरी पहाड़ी है, वहाँ चाय का उत्पादन होता है। और उत्तर पश्चिम की बात करें तो कश्मीर और देहरादून, कांगड़ा घाटी वगैरह क्षेत्र में जो है चाय का उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो आप इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, जरूर याद हो जाएगा। ठीक है।
अगला है वही पेज नंबर 77 का क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता में कई कारण हैं। अब विशेषता की बात करें तो आपको पता है कि भारतीय कृषि जो है जीवन निर्वाह कृषि है, यानी लगभग 70% से अधिक लोग जो है कृषि पर निर्भर है और या कृषि से संबंधित जो कार्य है उससे जुड़े हुए हैं। दूसरा है खाद्यान्नों की प्रधानता। तो पहला आपको बताए पहला विशेषता की बात करें तो वो आप कहिएगा कि जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा बोलेंगे खाद्यान्नों की प्रधानता, तीसरा होगा कृषि के प्राचीन तरीके, और चौथा होगा कृषि का मानसून पर निर्भर होना, और चौथा होगा व्यापारिक कृषि। तो चलिए हम हर एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक आपको याद हो गया कि जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा हो गया खाद्यान्नों की प्रधानता, तीसरा हो गया कृषि की प्राचीन तकनीक या तरीके, चौथा हो गया कृषि का मानसून पर निर्भर, और पांचवा हो गया व्यापारिक कृषि। जीवन निर्वाह कृषि का तात्पर्य है कि भारत के जो अधिकतर लोग हैं, लगभग प्राचीन काल से ही लगभग 70% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है या कृषि संबंधित जो है कार्य उस पर निर्भर है। खाद्यान्नों की प्रधानता, पता है कि भारत की जनसंख्या का बहुत क्या, भारत की जितनी भी जनसंख्या सभी किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, क्योंकि उत्पादन नहीं होगा तो जनसंख्या खाएगा क्या। उत्पादन से जो भी हो, अत्यधिक जनसंख्या का जो भोजन जुटाने का कार्य भी कृषि का ही है। उसके बाद है कृषि के प्राचीन तरीके। भारतीय कृषि की सबसे कमी बोलिए या जो भी बोलिए, भारतीय कृषि में जो तकनीक का जो अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है, अधिकतर लोग पुराने तौर तरीके से खेती करते हैं और उत्पादन भी वही 0/सन्नाटा, यानी जितना खर्च किए उसके बराबर ही होकर के जीवन निर्वाह वगैरह, मतलब दाल रोटी वगैरह चल गया तो बात खत्म है। अगला है कृषि का मानसून पर निर्भर होगा। सबको पता है कि भारत में जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून अच्छी हुई, मतलब मानसून समय पे आया और समय से गया तो कृषि अच्छी होती है। अगर मानसून समय पर नहीं आता है तो फिर कृषि जो है वो सही नहीं होती है। अगला है व्यापारिक कृषि। भारत में बहुत कम ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक कृषि होती है। व्यापारिक कृषि की बात करें तो जिसमें गन्ने हैं, जिसमें पूंजी अधिक लगता है, आमदनी भी अधिक है, पूंजी भी अधिक लगता है, मेहनत भी अधिक है। जैसे गन्ने हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, या अन्य बहुत ऐसा उत्पादन है, फल वगैरह हो गया, ऐसा उत्पादन है जो आप ससमय खेत से ही उसको बेच करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। चलिए, तो भारतीय कृषि की विशेषता की बात करें तो आपको 4 याद रखना है कि भारतीय कृषि जो है जीवन निर्वाह कृषि है। दूसरा है कि भारतीय कृषि जो है खाद्यान्नों की प्रधानता है, भारतीय कृषि पर निर्भर है। तीसरा कारण है कि कृषि के पुराने तरीके हैं। चौथा कारण क्या है, कृषि जो है मानसून पर निर्भर है। और पांचवा जो है व्यापारिक कृषि आदि जो है, ये भारतीय कृषि क्या है, विशेषता है। चलिए, तो लगभग 18 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख करके इसको रिवीजन कीजिएगा और अगर सही हो तो आप फिर मैसेज ग्रुप में कीजिएगा कि सर ये ठीक है, तो फिर आगे हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए बाय।